बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में भी हम लाइन इंटीग्रल का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेक्टर कैलकुलस बुक टू फॉलो। इफ y is equal to 2x y z and c is the curve x is equal to t square y is equal to 2t z is equal to t cube with t lies between 0 and 1, then evaluate c phi d r। अच्छा, लाइन इंटीग्रल का आपको याद है जो हमने पिछले लेक्चर्स अपलोड किए। उन लेक्चर्स में आपने देखा कि लाइन इंटीग्रल में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है वो मल्टी वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम। जैसा कि अभी आपने एवेल्यूएट करना है फाई को, और फाई जो है थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स वाई जी का। तो लाइन इंटीग्रल हमेशा एक सिंगल इंटीग्रल होता है, तो इसको तीन वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन एक ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन जब लाइन इंटीग्रल में किसी सरफेस की या कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे दी जाएं, जैसा कि यहाँ पे दी हुई है, x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 2t, z इज इक्वल टू टी क्यूब। दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व c। तो फिर आपके ये जो थ्री वेरिएबल्स हैं बड़ी आसानी से एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। x की जगह मैं यहाँ टी स्क्वेयर पुट कर दूंगा, y की जगह 2t पुट कर दूंगा और z की जगह टी क्यूब पुट कर दूंगा। तो मेरे पास जो पहला मुश्किल काम होता है वो बड़ा आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा, और मेरा फाई जो है वो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल टी का फंक्शन बन जाएगा। तो एक जो मुश्किल काम था वो बड़े आसानी से हो गया विद द हेल्प ऑफ गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व। एक दूसरा मुश्किल काम होता है लाइन इंटीग्रल का। ये जो सी है इसको हमने ख़त्म करके इसकी जगह लिमिट्स लगानी होती हैं, अपर टू लोअर टू अपर लिमिट्स। इंटीग्रल की लिमिट जो होती हैं तो वो भी बड़ी आसानी से यहाँ पे दी हुई हैं जब उसने पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हैं, और साथ ही उसने कह दिया हुआ है कि टी वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो इंटीग्रल की लोअर लिमिट हमारे पास 0 है और अपर लिमिट आपके पास 1 है। तो दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से तय होगी, लिहाजा ये लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना इंतहाई ईजी है। तो मैं इसको फिर रिपीट कर दूं कि लाइन इंटीग्रल जिसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हों वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसकी लिमिट भी दी होती है और साथ ही साथ वो सिंगल वेरिएबल में बड़ी आसानी से कन्वर्ट भी हो जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें देखते हुए ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेयर फाई इज इक्वल टू 2xyz। जैसे मैंने अभी बताया कि हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो दी हुई हैं उसकी मदद से हम वैल्यूज पुट करने शुरू करते हैं। x की जगह मैंने टी स्क्वायर पुट कर दिया, y की जगह 2t और z की जगह टी क्यूब। ये मेरे पास बन गया 46। अब डी आर की बात के लिए हमें याद है आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो लिखा। जब एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ फिर टी स्क्वेयर आई बन जाएगा, और वाई की जगह मैं पुट करता हूँ 2t, जे वैसे के वैसे ही, और जेड की जगह टी क्यूब के। तो ये मेरे पास आर जो है वो भी पहले थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन था, एक्स वाई जी का पोजिशन वेक्टर था किसी पॉइंट का, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जैसे ही मैंने उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज़ किया, टी स्क्वेयर 2t और टी क्यूब, तो ये बन गया टी स्क्वेयर आई प्लस 2t जे प्लस टी क्यूब के। ये भी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन गया टी का। अब इसका मैं डिफरेंशियल लेता हूँ क्योंकि मुझे डी आर चाहिए। तो डी आर आ जाएगा 2t, इसका 2t dt, आई यूनिट वेक्टर वैसे ही आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2dt जे यूनिट वेक्टर वैसे ही, और टी क्यूब का जो आएगा वो आएगा 3t स्क्वेयर dt के यूनिट वेक्टर। तो हमने अब फाइव भी मालूम कर लिया है जो कि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो गया 46, और डी आर भी हमने मालूम कर लिया है जो कि आ गया 2t dt आई यूनिट वेक्टर प्लस 2dt जे यूनिट वेक्टर प्लस 3t स्क्वेयर dt के यूनिट वेक्टर। dt यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो बन जाएगा 2t आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3t स्क्वेयर के यूनिट वेक्टर और dt। ऑब्वियसली अब हमने फाइव भी मालूम कर लिया हुआ है जो कि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, डी आर भी मालूम कर लिया जो कि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, और टी की लिमिट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं 0 से लेके 1 तक। तो अब हम चलते हैं अपने लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने में। तो ये फिर सी फाई डी आर किस तरह क्या बन जाएगा, लिमिट्स लग जाएंगे 0 to 1। फाई हमारे पास है 4t⁻⁶, और डी आर जो है वो हमने लगा दिया 2ti प्लस 2j प्लस 3t स्क्वेयर के dt। अब इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करने से पहले आप 46 को मल्टीप्लाई करा दें सबके साथ, वो बन जाएगा 8t⁻⁷ आई यूनिट वेक्टर
प्लस 8t⁻⁶ जे यूनिट वेक्टर प्लस 12t⁻⁸ के यूनिट वेक्टर और dt। अब देखें इंटीग्रेशन किसके लिए मुश्किल होगी, ये तो बड़ी आसानी से अब हो जाएगी। इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आ जाएगा t8 आई यूनिट वेक्टर 8t⁻7/7 जे यूनिट वेक्टर प्लस 12t⁻9/9 के यूनिट वेक्टर। एंड लिमिट्स हमारे पास हैं 0 से लेके 1 तक। अब अपर लिमिट अगर हमने लगानी है, यहाँ थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है, वो ज़रा करेक्शन हम कर लेते हैं कि ये इंटीग्रल कहाँ से अब आ गया। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास होगी t⁻8 आई यूनिट वेक्टर प्लस 8t⁻7/7 जे यूनिट वेक्टर प्लस 12t⁻9/9 के यूनिट वेक्टर। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, टी की जगह 1 पुट करेंगे तो वो आपके पास सिर्फ आई यूनिट वेक्टर ही रह जाएगा। यहाँ रह जाएगा 8/7 जे यूनिट वेक्टर और यहाँ रह जाएगा 4/3 के यूनिट वेक्टर। तो ऑब्वियसली लोअर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये इस लाइन इंटीग्रल का आंसर है। अब ये ज़रा ज़हन में रखें कि लाइन इंटीग्रल जो आपने एवेल्यूएट करना था वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। वो कैसे हमें पता चलता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी थी? ये जो हमारे पास डिफरेंशियल है ये वेक्टर की फॉर्म में है और जब ये किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर ही रहेगा। तो अब लाइन इंटीग्रल एक ऐसा था जो कि एक वेक्टर बनता है फाई फाई ये इसको ज़रा हाईलाइट कर लें, ये एक वेक्टर बनता है डी आर की वजह से। तो इसका आंसर भी एक वेक्टर ही आया है। लाइन इंटीग्रल अगर वेक्टर हो तो उसका आंसर भी वेक्टर की फॉर्म में आता है। और लाइन इंटीग्रल को जब आपके पास किसी वेक्टर का करना हो, स्केलर का एवेल्यूएट करना हो तो उसका आंसर स्केलर आएगा। लाइन इंटीग्रल किसी वेक्टर का एवेल्यूएट करना हो तो वो आंसर जो है वेक्टर आता है और स्केलर का करना हो तो फिर आंसर जो है स्केलर आता है।